गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू इंडियन स्टडी। आज तारीख है 19 अगस्त और हम कवर करेंगे 19 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और यदि आप लोग PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर ये आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BSF के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना को बनाया गया है। BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिसेंटली BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना को बनाया गया है। किसकी जगह बनाया गया है? तो SS देसवाल की जगह पर रिप्लेस किया गया है। लेकिन सवाल हमसे ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो BSF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, यानी कि 1965 में BSF की स्थापना हुई थी, जिसको हम लोग सीमा सुरक्षा बल भी बोलते हैं हिंदी में। बात की जाए SS देसवाल, अभी तक BSF का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, क्योंकि ये ITBP के महानिदेशक हैं, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के ये महानिदेशक हैं। ये भी बात आपको SS देसवाल के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक योजना शुरू की है? बात करेंगे पढ़ाई त्योहार पारा नामक योजना की। इस योजना में होगा क्या? तो आप जानते हो कोरोना वायरस के चक्कर में कोई भी स्टूडेंट अपने क्लास अटेंड करने के लिए स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहा है, तो घर पर ही समुदाय और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर समुदायों की मदद से क्या किया जाएगा, इनको पढ़ाई कराई जाएगी छात्रों को, जिसके लिए पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू की गई है। अब यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ सरकार की, तो छत्तीसगढ़ ये रहा मैप में, जिसकी राजधानी क्या है आप लोग जानते हो, रायपुर है। भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। अब छत्तीसगढ़ ने पढ़ाई त्योहार पारा के साथ साथ 3 और स्कीम लॉन्च की हैं। पहली स्कीम है बुलटू के बोल। क्या नाम है? बुलटू के बोल, यानी कि इसमें एक ब्लूटूथ वेस्ट स्टडी प्रोग्राम होगा, जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर ब्लूटूथ के द्वारा वहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। एक पूरा ब्लूटूथ वेस्ट प्रोग्राम होगा, जिसे बुलटू के बोल योजना नाम दिया गया है। दूसरा CM यानी कि मुख्यमंत्री स्लम हेल्थ स्कीम, ये भी लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हैं। इन सभी नगर निगम में 70 मोबाइल चिकित्सा बनाए जाएंगे, जिसकी मदद से घर पर ही हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तीसरी जो योजना है उसका नाम है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम, यानी कि इस स्कीम में क्या होगा? रियायती दरों पर यानी कम दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य टेस्ट की सुविधाएं दी जाएंगी। तो याद रखना है, पढ़ाई त्योहार पारा के साथ साथ 3 स्कीम, बुलटू के बोल, CM स्लम हेल्थ स्कीम, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम। और रिसेंटली छत्तीसगढ़ को आपको पता होगा एक और योजना लेकर आई थी, इंदिरा वन मितान योजना, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। और याद करवाए छत्तीसगढ़ के बारे में आपको, तो आपको याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया था, ऑनलाइन गोबर उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ये भी बात आपको याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो देखिए, सत्यपाल मलिक अभी तक गोवा के राज्यपाल थे, परंतु अब इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बात की जाए, गोवा के ये राज्यपाल थे, मेघालय के राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया है। तो मेघालय में राज्यपाल कौन था? तो मेघालय में इससे पहले तथागत रॉय संभाल रहे थे। कौन संभाल रहे थे? तथागत रॉय यहाँ पर संभाल रहे थे। और अब कौन हो गए यहाँ पर? सत्यपाल मलिक हो गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए मेघालय की, मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग, कॉनरेड सांगमा यहाँ के CM हैं, और सत्यपाल मलिक क्या हो गए? इसके गवर्नर हो गए हैं। अब यदि बात की जाए गवर्नर की, तो कुछ पॉलिटी से रिलेटेड आप चीज़ें याद रख लीजिए। गवर्नर, तो देखिए कनाडा से हमने गवर्नर की नियुक्ति ली है और रसिया से गवर्नर का पद लिया है, दोनों ही डिफरेंस अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बात की जाए गवर्नर की, बात कहाँ की जाती है? तो आर्टिकल नंबर 153 से 162 तक गवर्नर की बात की गई है। 153 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा, या फिर एक गवर्नर एक या एक से अतिरिक्त राज्य का गवर्नर हो सकता है। ये आर्टिकल नंबर 153 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में जारी एरिया रैंकिंग 2020 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। इस रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा की गई थी। अब एरिया रैंकिंग क्या है सुन लीजिए।
अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। फिर से सुन लीजिए, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो रैंकिंग है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अब शिक्षा मंत्रालय, आप कहोगे सर कौन सा मंत्रालय होता है, तो रिसेंटली मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। और 2020 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है, दूसरे नंबर पर बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे रहा है, और तीसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली रहा है। अब ये अलग अलग अपनी कैटेगरी में क्या करती है, रैंकिंग प्रदान करती है, जैसे कि सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में, लेडीज़ वुमेंस कैटेगरी में, प्राइवेट कैटेगरी में, स्टेट फंड ऑटोनोमस कैटेगरी में और स्टेट फंड कैटेगरी में। तो उनके भी अलग अलग कॉलेज हैं, वो आपको डिटेल वाइज नहीं पढ़ना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हमें मुख्यालय बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं काफ़ी कम लोगों को जो क्वेश्चन होते हैं उनको इंपॉर्टेंट नोट करवाता हूँ। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यदि हम बात की जाए, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। इसको यदि बात की जाए तो इसको हम लोग ISA बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, जिसको भारत ने इसकी स्थापना की थी। अब आपको याद होगा नवंबर 2015 में जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम हो रहा था COP21, ठीक है। तो जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात रखी थी पूरे वर्ल्ड के सामने कि हमको एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहिए जो कि सोलर गठबंधन हो, ठीक है। और तभी इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो यदि बात की जाए तो इसकी बात हुई थी नवंबर 2015 में, लेकिन जिसकी स्थापना यदि बात की जाए तो 11 मार्च 2018 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 11 मार्च 2018 को इसकी स्थापना हुई थी। और मेन बात, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए इसमें कितने कंट्री अभी पार्टिसिपेट हैं, तो 121 कंट्री पार्टिसिपेट हैं। उपेंद्र त्रिपाठी इसका भी मैनेजमेंट डायरेक्टर है। कौन है, उपेंद्र त्रिपाठी। बात की जाए तो एक ऐसा इंटरनेशनल गठबंधन है जो कि भारत में इसका हेडक्वार्टर है, एकमात्र ऐसा गठबंधन है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी ने JP गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अजय त्यागी इसके चेयरमैन है। चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी हैं। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन लीगल जो राइट है इसे 1992 में मिला। किस एक्ट के थ्रू, तो सेबी एक्ट 1992 के थ्रू। अब इसके चेयरमैन तो अजय त्यागी हैं, लेकिन बात की गई है कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो JP गर्ग को बनाया गया है। और इसका जो मुख्यालय मैंने अभी आपको बताया है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। सेबी का काम क्या रहता है, तो सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, या फिर इसे वॉच डॉग ऑफ कैपिटल मार्केट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए CWC के साथ साझेदारी की है, यानी कि केंद्रीय जल आयोग के साथ साझेदारी की है, जिसे हम लोग सेंट्रल वाटर कमीशन भी बोलते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके हेड जो है राजेंद्र कुमार जैन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब किसने की है, गूगल ने की है। तो गूगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, 4 सितंबर 1998 में हुई थी। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की थी, और सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। हाल ही में AIFF ने पाठशाला शुरू करने के लिए SAI के साथ साझेदारी की है। इसे कितने भागों में विभाजित किया जाएगा। बात की गई है पाठशाला शुरू करने के लिए। अब ये है क्या, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ग्रेस रूट और इंटरमीडिएट लेवल के जो फुटबॉल प्लेयर हैं, वो जो खेलना चाहते हैं, उनको एथलीट कोचिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी बात करेंगे हम लोग AIFF की और SAI की। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रफुल्ल पटेल इसके भी मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। साई की बात की जाए, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
1982 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संदीप प्रधान इसके भी मैनेजमेंट डायरेक्टर है। दोनों बातें क्लियर हो गई हैं और 3 भागों में इसे विभाजित किया जाएगा, यानी कि पहला इसमें जो पार्ट होगा वो होगा माई फुटबॉल कल्चर, यानी कि आपको फुटबॉल के प्रति कितना लगाव है ये आपको या तो ड्राइंग के जरिए बताना पड़ेगा या फिर किसी आइडिया के या फिर क्या गोल के जरिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है माई स्किल, यानी कि आपकी नॉलेज क्या है। अंडर 12 वर्ग आयु के लिए आपकी नॉलेज क्या है कि आप फुटबॉल में कितना पढ़ पा रहे हो, कितना जानते हो। तीसरा है माई ट्रेनिंग, यानी कि आपके पास कितना लगाव है, आप कितने लोगों को सिखा रहे हो ट्रेनिंग फुटबॉल की। तो ये 3 पार्टों में इसे विभाजित किया गया है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2022 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है वो अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन सुब्रमण्यम कौन है? रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं। इन्होंने 2 बुक लिखी हैं, दोनों बुक आपको याद रखनी है। पहली थी इंडिया वॉर, क्या थी? इंडिया वॉर, जो कि 1947 से 1971 तक जो भी युद्ध हैं उनके बारे में है। दूसरी हो गई हमारी फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर, जिसमें 1972 से 2020 तक जितने भी युद्ध हुए हैं वो सभी इसमें निहित हैं। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि कैंपा फंड का उपयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाएगा। तो जो कैंपा फंड का जो उपयोग है वो वनीकरण तथा वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा। कैंपा फंड होता क्या है? देखिए, अब जो हमारे पास वन वाले इलाके होते हैं, यानी कि वनीकरण होता है जिन इलाकों में, तो जैसे कि अब कोई डेवलपर है, उसे डेवलपमेंट करना है उस एरिया को, या फिर उसमें सोसाइटी बनानी है या फिर कुछ और अदर काम करना है, तो डेवलपर जो है क्या करेगा, उस ज़मीन को खरीद लेगा और उसकी जगह क्या करेगा, उसको सरकार को, क्योंकि देखिए जब आप वन भूमि काटते हो तो सरकार को आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। तो ये पैसा किसके पास जाएगा? कैंपा फंड में जाएगा, यानी कि डेवलपर द्वारा दिया गया भूमि जो नष्ट की गई उसके लिए जो दी गई धनराशि है उसी को हम लोग कंपनसेटरी फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपनसेटरी फंड, और उसी को हम लोग कंपा फंड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म यदि आप लोग जानना चाहते हो तो पूरा मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। कंपनसेटरी अफोर्स्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। फिर से सुन लीजिए, कंपनसेटरी अफोर्स्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी फंड का जो उपयोग है 80% तक अब वनीकरण तथा वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए मुझे एक जगह पर पसंद आ गया और मैंने वन काट दिया है, तो मुझे जो पैसे देने पड़ेंगे तो फंड में जाएंगे, वो किस? कैंपा फंड में। अब इस कैंपा फंड का कौन यूज़ करेगा? भारत सरकार यूज़ करेगी, और ये दूसरी जगह क्या कर देगी? हमारे वन बना देगी। तो ये अब इस फंड के द्वारा किए जाएंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को काफ़ी समझाने की कोशिश की आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।